नमस्कार। डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के संदर्भ में हमने पहले एक भाग में चर्चा कर रखी है कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में विभिन्न कारकों ने अपना योगदान दिया और बहुत सारे कारणों की चर्चा की थी, जिनमें मुख्य रूप से जिन कारणों का हमने उल्लेख किया था उसमें सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो उस दौरान हुए, राजनीतिक एकीकरण एवं राजनीतिक संस्थाओं के योगदान पर कम बात हुई, जिसे आज हम वापिस अभी आपके सामने चर्चा करेंगे। आधुनिक शिक्षा के विकास ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान एवं विकास में योगदान दिया। समाचार पत्रों के विकास ने राष्ट्रवाद में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। साहित्य के विकास ने भी योगदान दिया अपना, जिसकी चर्चा हमने विभिन्न भाषाओं के साहित्य को लेकर के की थी, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, जिसमें राजस्थानी साहित्य का उदाहरण दिया, बंगला हिंदी साहित्य के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए थे। जो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति थी वो भी एक मूलाधार के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य कर रही थी। और विशिष्ट जो बात थी वो यह थी कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने राष्ट्रवाद के आंदोलन के संगठित स्वरूप को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसी तरीके से ब्रिटिश शासन की जो सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ थीं उन्होंने भी राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया। पुनश्च अगर एक बार हम विचार करें तो प्रमुख कारणों में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव हम देखते हैं। जैसा आप सबको पता है कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक ये ब्रिटिश इतिहासकार नहीं देख रहे थे, जबकि यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में दिखाई पड़ रहा था। यह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया था। इस विद्रोह की गूंज जो थी वो राष्ट्रवाद के मूल में काम करती रही, जबकि ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन करने के लिए जिस अमानुषिक कार्रवाई का आश्रय लिया था उससे जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति प्रतिरोध या प्रतिशोध की भावना जो थी वो दिन प्रतिदिन बलवती होती गई। राजनीतिक एकता की स्थापना भी भारत के राजनीतिक विभाजन और शोषण में सदियों से राष्ट्रीय एकता के विहीन बनाए हुए था। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा संपूर्ण भारत को एक राष्ट्रीय राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित कर दिया गया। इससे एक प्रबल राष्ट्र की भावना को बल मिला। यह राष्ट्रवाद के विकास का मजबूत आधार बना था। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी के पूरे परिदृश्य में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें पाश्चात्य दर्शन तथा विज्ञान के प्रकाश में अपने धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण भारतीय समाज कर रहा था। इसके फलस्वरूप ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा रामकृष्ण मिशन आदि अस्तित्व में आए, जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार किए। उसी प्रकार मुसलमानों, सिखों तथा पारसियों में भी सुधारवादी संस्थाएं बनी और उन्होंने जन जागरण का कार्य किया। इसी संदर्भ में अगर और बातचीत की जाए तो इन संस्थाओं के अतिरिक्त बहुत से सामाजिक जागरण के दिशा में संस्थाएं काम कर रही थीं और ऐतिहासिक शोध का प्रभाव भी राष्ट्रवाद के विकास में एक भूमिका का निर्वहन कर रहा था। सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, मैक्स मूलर तथा रॉथ जैसे मुख्यतः पाश्चात्य विद्वानों, अन्य विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध के फलस्वरूप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान भारतीयों को जिस प्रकार कराया, उससे उनमें एक गौरव की भावना का विकास हुआ, जो
राष्ट्रवाद की मनोवैज्ञानिक भावभूमि तैयार कर रहा था। इन सभी तत्वों ने भारतीयों के आत्मसम्मान में मनोवैज्ञानिक वृद्धि की। आधुनिक शिक्षा का प्रचलन जिस प्रकार हुआ, वो भी एक एकीकरण की भावना को बल दे रहा था। सर चार्ल्स ई ट्रेवलियन, टीवी मैकॉले तथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जब 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया, तो वह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में सहायता मिली, जिससे भारतीय और अंग्रेजी भाषा ने सभी भाषाइयों एवं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे राजनीतिक सोच को एक नई दिशा मिली। समाचार पत्र भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे थे और समाचार पत्रों से संबंधित जो कानून बने, जिसमें दो गवर्नर जनरल के कानून की प्रायः बातचीत होती है, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। लिटन जिस तरह से प्रतिक्रियावादी थे, वो रिपन की उदारता उनके सम्मुख एक दूसरे छोर पर खड़ी दिखाई पड़ती है। यूरोपियनों ने भारत में मुद्रणालय स्थापित किए, समाचार पत्र और सस्ता साहित्य प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इन्होंने अंग्रेज शासकों द्वारा किए गए अतिरेकों को प्रकाशित किया। प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं को जनता में लोकप्रिय बनाया। जो जाति भेद नीति थी, वो भी धीरे धीरे ये विकसित कर रहे थे। दूसरे छोर पर आर्थिक असंतोष, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को जिस प्रकार नष्ट किया था, उसको दादा भाई नौरोजी जैसे विचारक अपने शोध के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। कृषि क्षेत्र पर दबाव पड़ा, अकालों ने स्थिति को और गंभीर कर दिया। भारतीयों को अब यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उनकी दयनीय स्थिति का दोष विदेशी शासन पर ही है। साथ साथ यातायात एवं संचार साधनों का विकास जो हुआ, उसने भी राष्ट्रवाद के विकास में एक भूमिका का निर्वहन किया और समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव भी यहाँ के राष्ट्रवाद के विकास पर पड़ा। इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया, दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक आंदोलनों तथा फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना तथा इंग्लैंड के सुधारों ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। जैसा मैंने पहले लॉर्ड लिटन का नाम लिया हुआ है, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ जो थीं, वो राष्ट्रवाद के लिए एक त्वरण का काम कर रही थीं। एल्बर्ट विधेयक संबंधी जो विवाद हुआ, एल्बर्ट बिल विधेयक संबंधी जो विवाद था, रिपन की सरकार ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थताएं समाप्त करने का प्रयत्न किया। एल्बर्ट बिल ने जनपद सेवा के भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को वही शक्तियां तथा अधिकार देने का प्रयत्न किया जो कि उनके यूरोपीय साथियों को मिले हुए थे। यूरोपीय लोगों की प्रतिक्रिया इतनी कटु थी कि वायसराय को यह अधिनियम बदलना पड़ा। एल्बर्ट विधेयक ने भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्होंने देखा कि जहां यूरोपीय लोगों के विशेषाधिकार का प्रश्न है, उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। दूसरे यह कि संगठित आंदोलन का क्या प्रभाव होता है, इससे भी वे लोग परिचित हुए। अब यदि अन्य राजनीतिक संस्थाओं की बात की जाए तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के संगठन से पूर्व भी भारत में बहुत सारे, लगभग आधा दर्जन संगठन बन चुके थे, जिनमें प्रमुख रूप से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसने 1852 में ब्रिटिश संसद को एक स्मृति पत्र भेजा था, राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर के भेजा था ये पत्र। इसी तरीके से 1875 में स्थापित इंडियन लीग ने भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देना तथा राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया, किंतु थोड़े समय बाद इसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था। ये जो इंडियन एसोसिएशन थी, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसे स्थापित किया था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य देश में सबल जनमत का निर्माण करना तथा सार्वजनिक आंदोलनों में सामान्य जनता को शामिल करना शामिल था। संघ ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम जैसे प्रतिक्रियावादी कानूनों के विरुद्ध संघर्ष किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी इसी श्रृंखला में आती है। 19वीं सदी के प्रारंभ में इस एसोसिएशन ने फिरोज शाह मेहता और बजरुद्दीन तैयब के नेतृत्व में बहुत सारे
राजनीतिक जागरण के कार्य किए और पूना सार्वजनिक सभा जो 1867 में स्थापित हुई थी ने गोविंद महादेव रानाडे के नेतृत्व में जन जागरण का कार्य किया। और इन सभी संगठनों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावभूमि तैयार की वह अपने आप में उल्लेखनीय तथ्य एक दिखाई पड़ता है। यहाँ गरम दल और नरम दल की अगर बात की जाए तो गरम दल और नरम दल के नेताओं ने पहले, जैसा पता है आपको कि 1885 से जो कांग्रेस के विकास का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो 1885 से 1905 तक का एक काल रखते हैं और 1905 से 1920 तक का दूसरा काल रखते हैं। 1920 के बाद का गांधी युग जो दिखाई पड़ता है 1921 से, वो अपने आप में तीसरा काल दिखाई पड़ता है। तो जो उदारवादी नेताओं का युग था वो 1905 तक का युग था। और इस दल के उदारवादी दल के नेताओं ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावभूमि तैयार की, उस पर तिलक जैसे बाल गंगाधर तिलक, आपने एक संक्षेप में सुना होगा कि लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन नेताओं ने राष्ट्रवाद की जो मुखर नीतियाँ अपनाई वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थीं। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक यह निर्धारित निश्चित नहीं हो पाया है कि आपकी परीक्षा होगी, संपन्न होगी या आपको बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा। तो परीक्षा संबंधी संभावना को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ प्रश्नों का उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा। देखा यह गया है सामान्य तौर से कि इस खंड से प्रायः या तो सी सेक्शन में, यानी दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होता है सी सेक्शन का, वो आता है, जिसमें जो प्रश्न होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे कि भारत में राजनीतिक चेतना के उदय के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए, राष्ट्रवाद के उद्भव के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। और अथवा ए सेक्शन में छोटा प्रश्न आता है जिसका उत्तर आपको 30 शब्दों में, अधिकतम 30 शब्दों में देना होता है, जिसमें प्रायः प्रश्न रहते हैं कि किन्हीं 3 गरम दल के नेताओं के नाम लिखिए, या कि इस तरह का पूछ लिया जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किस प्रकार के राजनेता थे, या उदारवादी दल के 2 नेताओं के नाम लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ प्रायः आते हैं। और विस्तृत अध्ययन के लिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, AR देसाई की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो राष्ट्रवाद के संदर्भ में बहुत विस्तृत जानकारी देती हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि और भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, इन दोनों पुस्तकों को आप देख सकते हैं। साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जो एक बड़ा 4 खंडों में है, डॉक्टर ताराचंद का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ये भी देखा जा सकता है। पट्टाभ सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा, 2 वॉल्यूम में है, 2 खंड में है। और रजनी पामदत्त का भारत वर्तमान और भावी को पढ़ा जा सकता है। और पंडित सुंदरलाल का भारत में अंग्रेजी राज भाग 1 भाग 2 भी आपके इस बिंदु पर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद।